मुझे 250 सीसी की बाइक लेनी है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, सिटी और हाईवे दोनों पे चला सकूँ, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। और मेरा बजट भी 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में है। और उसका ब्रेकिंग अच्छा होना चाहिए, सीटिंग कंफर्ट अच्छा होना चाहिए। इतने सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन से बाइक लूँ। तो फिर तूने लिस्ट बना ली क्या? हाँ, लिस्ट तो बना ली है भाई मैंने। इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, ठीक है? अपने को एक अच्छी बाइक मिल ही जाएगी, नो डाउट। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी बाइक कैसे चूज़ की थी जब मैं अपने लिए एक अच्छी बाइक ढूंढ रहा था, और मैं कौन कौन से पैरामीटर जो ध्यान में रख रहा था, या फिर कौन से सवाल थे जो मेरे दिमाग में कंटिन्यू घूम रहे थे। ओके, अभी मैंने अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा ना, तो मैंने उसमें बहुत मेजर पॉइंट्स बताए थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप नई बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में वो एक्चुअली आपको काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो अभी उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था जो था वो आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो। तो मेरे बहुत सारे सवाल थे जो मैं किस किस को पूछूं यार। अगर मैं 100 लोगों को पूछूंगा ना, सब लोग का ना एक अलग ही व्यू आने वाला है सब हर चीज़ के बारे में। लेकिन उनका एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे यूज़फुल है क्या, वो तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? तो अभी इसके लिए मैंने बोला था कि खुद को पूछो। तो मैंने खुद को पूछने के हिसाब से ना बहुत सारे पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं। मेजर पॉइंट्स मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जो एकदम डिटेल में ना वो आज मैं कवर करने वाला हूँ कि मैंने अपनी बाइक किस तरह से चूज़ की। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है बजट। जब मैं बाइक लेने के लिए जा रहा था तो मेरा बजट था 1.5 लाख से 1.7, 1,70,000 तक का। ओके, अब मुझे ऑलमोस्ट 200 से 250 सीसी के बीच की बाइक चाहिए थी जो एक अच्छा पावर जनरेट करे और मुझे एक अच्छा क्रूज़ करने के लिए ईजी करे, प्लस मैं सिटी में भी आराम से चला पाऊँ। तो बहुत सारी बाइक्स मेरे बजट में थी, कुछ बाइक्स बजट के बाहर ही थी मेरी। तो उसमें मैंने कुछ बाइक शॉर्ट लिस्ट की थी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। माइलेज मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि यार मैं 20 एवरेज दे रही बाइक और मैं कंटिन्यू लॉन्ग ट्रिप पे चले जाऊँ, क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मेरा कैसा था कि मैं 100-150 किलोमीटर की ट्रिप नहीं मारता हूँ मैं कभी भी। मेरे कभी ट्रिप 1000 किलोमीटर को जाते हैं, कभी 2000 किलोमीटर को जाते हैं, या 700-800 इस तरह के किलोमीटर के रहते हैं। अगर मैं एक ऐसी बाइक चूज़ कर लूँ जिसमें मेरे को एवरेज अच्छा नहीं मिलता, मान लो 20 का मिल रहा है, 25 का मिल रहा है, तो यार मैं तो ट्रिप ख़त्म होते बर्बाद हो जाऊँगा। इतना मेरा खर्चा हो जाएगा सिर्फ पेट्रोल का ही। ओके, मेरे को रहने का, खाने का, बीच में जो होता है थोड़ा और दूसरे एक्सपेंसेस वो तो मैं भूल ही जाऊँगा यार, क्योंकि उसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। तो मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो करीबन 30 से 40 के बीच में तो एटलीस्ट दे। क्योंकि मैं 30 से 40 क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली बाइक्स मार्केट में ऐसी भी हैं जो 40 के ऊपर भी आपको अच्छा एवरेज दे देती हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक टूरिंग बाइक के बारे में सोच रहा हूँ जो थोड़ी सी साइज़ में भी इंजन उसका बड़ा होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार 30 से 40 के बीच में तो एटलीस्ट होना चाहिए उसका एवरेज, और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है मेरे लिए। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए था। अगर आप बाइक को सिटी में चला रहे हो तो उसमें एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा नहीं होते जितने टूरिंग में होते हैं। क्योंकि टूरिंग में कैसा होता है ना, आपकी बाइक कंटिन्यू हाई RPM में चलती है, तो आपको इंजन ऑयल भी एक अच्छी क्वालिटी का रखना पड़ता है, ठीक है? अगर कहीं गड्ढे में गई, रिम का कुछ इशू हो गया, एक क्लच का इशू हो गया, तो आपको बाइक ना हमेशा एक वेल मेंटेन कंडीशन में रखनी पड़ती है, क्योंकि आप लॉन्ग ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं। सिटी में चला रहे थोड़ा इशू हुआ, बाजू में गैराज है, वहाँ पे जाकर दिखाते तो इशू रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ना एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका मेंटेनेंस भी आप अफोर्ड कर सके, एट द सेम टाइम वो एक अच्छी कंडीशन में भी हमेशा रहे। तो इसमें आता है रिलायबिलिटी का पॉइंट, कि वो एक्चुअली बाइक या उसका इंजन कितना रिलायबल है, ठीक है? तो अभी मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसका इंजन रिलायबल हो लॉन्ग डिस्टेंस में चलाने के लिए, एट द सेम टाइम वो इतना भी ज़्यादा एडवांस ना हो कि भाई उसको कोई ठीक ही ना कर पाए। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, चाहे उसका स्पेयर पार्ट का कॉस्ट हो, या फिर इंजन ऑयल का कॉस्ट हो, या फिर सर्विस का कॉस्ट हो, वो इतना ठीक ठाक होना चाहिए कि मैं उसे हर बार अफोर्ड कर पाऊँ। मान के चलते हैं अभी को आप बाइक चला रहे हो, उसका सर्विस 3000 किलोमीटर पर करते हो। अगर आप सिटी में चलाओगे तो करीबन आपको 3000 किलोमीटर करने के लिए ना करीबन 2 या 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर वही बाइक मैं हाईवे पे लेके जाऊँ तो मुझे 2 या 3 हज़ार किलोमीटर करने में मुझे कुछ ही दिन लगेंगे। महीना तो शायद मैं महीना भी ना कर पाऊँ, या फिर मेरी एक महीने में 3000 किलोमीटर हो जाए। तो जो सर्विस मुझे 3 या 4 महीने बाद या 2 या 3 महीने बाद करनी थी, वो मुझे ऑलमोस्ट हर महीने करनी पड़ रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है यार साल के। अगर आखिरी में आप अगर कैलकुलेट करोगे जन से दिसंबर तक कि आपने कितना पैसा खर्च किया अपनी सर्विसिंग पे, बराबर ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उस हिसाब से मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरऑल कम हो, प्लस एट द सेम टाइम अगर उसके स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी
अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे एक अच्छा स्पेयर पार्ट का क्वालिटी चाहिए था, बिकॉज कैसा होता है ना, अगर बाइक का स्पेयर पार्ट जितना रिलायबल है, ओवरऑल बाइक उतनी ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि स्पेयर पार्ट का कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो सकती है नॉर्मल से, बट दैट आई कैन मैनेज। बट ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है सर्विस पे, वो मुझे नहीं जमता था। लेकिन स्पेयर पार्ट का कॉस्ट आई कैन मैनेज। सीट कंफर्ट, अभी मैं अगर मैं सिटी में चलाऊँ या हाईवे पे चलाऊँ, सीटिंग कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम पिलियन का भी, राइडर की जस्ट बात नहीं है, पिलियन भी सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छे होने चाहिए। सिटी में इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि सिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चला रहे हो या 1 घंटा चला रहे हो। लेकिन अगर आप वही बाइक को हाईवे पे लेके जाते हो और आप उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो, तो एक्चुअल में आपको पता लगता है कि सीट उसका कितना कंफर्टेबल है, कितना क्वेश्चनिंग अच्छा है, उसका सिटिंग पोजीशन कैसा है, एकदम एग्रेसिव तो नहीं है या फिर रिलैक्स है। तो आपको वो चीज़ समझ में आती है। इसलिए मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका सिटिंग पोस्चर एकदम रिलैक्स हो, सीट कुशनिंग भी अच्छी हो, ब्रॉड हो, और मैं आराम से बैठ पाऊँ। प्लस मेरे हाथ को भी ज़्यादा स्ट्रेच ना पड़े, एट द सेम टाइम मेरे बैक भी, जो पैर हैं वो भी ज़्यादा पीछे ना जाए। मुझे एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए थी। ऑलराउंडर से मतलब क्या है, मैं उसको सिटी में भी चलाने वाला हूँ, उसको हाईवे भी चलाने वाला हूँ, राइट। मैं ऑफिस भी उसी बाइक को लेके जाने वाला हूँ और ट्रिप भी उसी बाइक से करने वाला हूँ। क्योंकि अभी यार मैं 2 बाइक तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं क्या बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 2 बाइक होना साथ में। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसको मैं सिटी में भी आराम से चला पाऊँ और हाईवे पे भी, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। मुझे वो जो कट्स मारने में इजी होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रैफिक है बीच में, इंजन ज़्यादा हीटअप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सिटी और हाईवे में वो बाइक ऐसी होनी चाहिए कि जो सिटी और हाईवे दोनों में अच्छा परफॉर्म करे। अभी बाइक का टॉप स्पीड कितना होना चाहिए, अभी सबका ना अलग अलग पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। मेरे लिए बाइक का टॉप स्पीड है जो 100-110, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा स्पीड पर बाइक चलाना पसंद नहीं करता। मेरे खुद के पर्सनल रीजंस है, क्योंकि मुझे वो उतना सेफ़ नहीं लगता। पहली बात, इंडियन रोड्स पे कहीं भी ब्रेकर आते हैं और इतना स्पीड, मतलब कभी कुत्ता आ जाएगा रास्ते में, कोई गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, वो तो छोड़ो, आदमी आ जाते हैं गाँव में के पास अगर आप निकल रहे हो, तो मतलब कितना रिस्क है। तो मतलब 110-110 की स्पीड ऐसी है जो आप मैनेज कर पाते हो, कि प्लस उसमें ABS हो तो ज़्यादा अच्छा है। ABS रहेगा तो आपको कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100-110-120 मैक्स टू मैक्स इज़ द टॉप स्पीड विच आई थिंक इज़ गुड फॉर मी। इस सीट का बाइक का सीट हाइट कितना होना चाहिए? मेरी हाइट है 5'1", ओके। मैं कोई एवरेज इंडियन का, ऐसी भी शायद थोड़ी सी कमी है मेरी हाइट, तो मुझे कोई भी बाइक जो 8-10 मिलीमीटर के ऊपर है सीट हाइट में, वो उसमें चलाने में तकलीफ़ होती है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारी बाइक ना पहले ही फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। मैं लिस्ट जब बनाता हूँ तो पहले से ही फ़िल्टर आउट हो चुकी थी पहले बहुत सारी बाइक्स की। अगर मैं उन पर बाइक पे पैर नीचे नहीं रख पा रहा तो मतलब यार मैं चलाऊँगा कैसे उन्हें। और अब ऐसे मुझे एक लाइट वेट बाइक चाहिए थी, मतलब लाइट वेट, इतनी भी लाइट वेट नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जो मैं आराम से हैंडल कर पाऊँ। चाहे प्लेन मेरे पीछे बैठो तब भी हैंडल कर पाऊँ, अगर मैं ऑफ रोड चला रहा हूँ तो भी हैंडल कर पाऊँ। तो थोड़ी सी लाइट वेट कंपेयर टू अदर बाइक्स, ठीक है, और ना ज़्यादा हाइट की। मेरे लिए इंजन का बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करता है। मुझे हमेशा ऐसे अच्छी क्वालिटी वाली बाइक्स ज़्यादा पसंद आती हैं। हो सकता है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है, वो आई कैन मैनेज। बट अगर उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका हर एक पार्ट्स में स्पेयर पार्ट जल्दी जा रहे हैं, इसका फूक जल्दी बैंड हो गया, रिम बैंड हो रहे हैं, क्लच की वजह ज़्यादा टाइम टिक नहीं पा रहा है, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। क्योंकि जितना ज़्यादा उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं होगा इंजन का भी या उसके पार्ट्स का, तो उतने ज़्यादा रिस्क होता है लॉन्ग ट्रिप में। रिलायबिलिटी है उसका, बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो टाइम के साथ ये होगा कि वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है बाइक। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं रात में अगर आप गाड़ी चला रहे हो या फिर ऐसी जगह पे जहाँ कोई आसपास कुछ नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप वहाँ पे ना यार, मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता उस बारे में। अभी मुझे ना एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो ज़्यादा मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल ना हो। अभी मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, इसका मेरा एक पर्सनल रीज़न है। जब भी हम लॉन्ग ट्रिप करते हैं, लॉन्ग टूर करते हैं ना, तो अगर बाइक कोई बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर वो ख़राब हो जाती है और मैं किसी लोकल मैकेनिक को दिखाऊँ तो उसको वो बाइक समझ में नहीं आएगी पहली बात तो, ठीक है। वो ठीक ही नहीं कर पाएगा। अगर उसके इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो पूरी बाइक का जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, अगर उसमें थोड़ा भी इशू हो गया तो बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। वो चल ही नहीं पाती उसके बाद, जब तक वो उसका जो भी उसमें फॉल्ट है जब तक वो रिजॉल्व नहीं करते। लेकिन मैकेनिकल बाइक में कैसा होता है, जो ज़्यादा मैकेनिकल बाइक होती हैं, कि वो ज़्यादा मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई पार्ट्स में इशू है, जस्ट रिप्लेस इट विल रन अगेन, तो मतलब आपको वो इशू नहीं होता। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट था। मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, अगर मैकेनिकल बाइक रहेगी तो कंपेरेटिवली उसका मैकेनिकल कॉस्ट जो होता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल। क्योंकि कैसा है ना,
अगर बाइक का कोई इलेक्ट्रिक सर्किट उड़ गया या कुछ मेजर इशू हो गया तो कभी कभी ये होता है कि आपको बाइक का पूरा वायरिंग ही चेंज करना पड़ता है, जो किसी बाइक का बहुत एक्सपेंसिव रहता है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ओके, अल्टीमेटली क्या है आपका रिक्वायरमेंट? आपको एक बाइक चाहिए जो हाईवे पे या अच्छी स्पीड में चल सके, आपके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। क्या फ़र्क पड़ता है वो इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? आपको अगर वो जैसा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो आपको वैसा एक्सपीरियंस दे रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो बाइक बहुत अच्छी है। बाइक ले लो और आपके आसपास कोई सर्विस सेंटर ही ना हो उस गाड़ी के लिए, और आपको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है जस्ट बाइक सर्विस के लिए, तो सोचो यार कितना मतलब टीडियस जॉब है ये। हर 2 महीने 3 महीने में आपको इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ऊपर से आपको फिर सर्विस सेंटर बैठना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो बाइक सर्विस करेंगे, हो सकता है उसमें पूरा दिन निकल जाए। तो हो सकता है आप मॉर्निंग में जाओ और शाम को अपने घर आओ, क्योंकि सर्विस सेंटर इतना दूर है कि आप वहाँ जाके वापस घर ही नहीं आ सकते, राइट? और आप बाइक को वहाँ छोड़ भी नहीं सकते। मैं पर्सनली अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे कभी नहीं छोड़ता। मैं बाइक लेके जाता हूँ 2 घंटा 3 घंटा जितना भी होता है मैं बैठता हूँ वहाँ पे, लेकिन बाइक कभी नहीं छोड़ता सर्विस सेंटर पे। ऐसा नहीं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, बस मेरा मन नहीं करता कभी बाइक छोड़ने का। टैंक का साइज़ देख रहा था, प्लस बाइक का लुक मुझे उतना मैटर कर नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में क्योंकि मेरे पास 2 ही चॉइस है, तभी मैं लुक पे ध्यान दे सकता हूँ कि किस बाइक का ज़्यादा लुक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो वो सब देख रहा था। तो ये सब फाइनली करने के बाद मेरा पर्सनल चॉइस आखिर रुका था FZ25 पे, यामा पे। यामा की तरफ लीन करने का रीज़न एक ये भी है कि मेरे पास पहले से ही यामा का एक बाइक था FZS 2013 में जो लिया था मैंने 153 सीसी, जिस बाइक ने मुझे उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ओवरऑल। तो मेरा झुकाव यामा की तरफ हो गया कि हाँ यार ये मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि यामा के इंजन किस तरह के रहते हैं। तो दैट्स हाउ आई मेड अ चॉइस ऑफ FZ25। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी यूज़फुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, और अभी आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ओके, कुछ क्वेरी रहेगा ना जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन दैट। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ आपको रवि, टेक केयर, बाय।